हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी चक्रा। तो बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे वेरियस मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र कि अलग अलग तरीके से कैसे एक जगह से दूसरी जगह हीट ट्रांसफ़र होता है। उसका इंट्रोडक्शन होगा यहाँ पे, और एक एक तरीके को हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो देखो, हम लोग को पता है कि हीट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो सकता है। हमें ये पता है कि जैसे मान लो अगर दो बॉडी को कांटेक्ट में लाया जाए तो वहाँ हीट ट्रांसफ़र तब होता है जब दोनों बॉडी के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस हो। समझ गए। इनफैक्ट एक बॉडी में भी एक जगह से दूसरी जगह तक हीट ट्रांसफ़र हो सकता है अगर वो दोनों पॉइंट का टेम्परेचर अलग अलग हो। इसके अलावा भी और भी तरीके हैं जिससे एक जगह से दूसरी जगह हीट ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ठीक है। हीट ट्रांसफ़र की बात हम सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों चीज़ों में करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो, तीन तरीके से हीट का ट्रांसफ़र होता है, जिसमें इन तीनों तरीकों का नाम क्या है? देखो, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो एक जगह से दूसरी जगह हीट कंडक्शन के हिसाब से जा सकता है, कन्वेक्शन के हिसाब से जा सकता है और रेडिएशन के हिसाब से जा सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, कंडक्शन वर्ड का हम डिस्कशन करते हैं कि आखिर कंडक्शन, जब मैं बोलता हूँ हीट का कंडक्शन हो रहा है, इसको थर्मल कंडक्शन भी बोला जाता है। तो थर्मल कंडक्शन या फिर कंडक्शन के द्वारा जब हीट ट्रांसफ़र होता है तो इसका एग्जैक्टली क्या मतलब होता है? देखो, कंडक्शन के लिए आपको चाहिए मॉलिक्यूल्स, मतलब जो आपके पार्टिकल्स हैं। पार्टिकल्स एक्चुअली एक एक पार्टिकल्स इस हीट को ट्रांसफ़र करके दूसरे पार्टिकल्स तक ले जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर सपोज करो, मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके रखा हुआ है कि अगर आपने एक यहाँ पे कुछ जला रखा है, यहाँ पे हमारे पास आग है, उस आग में अगर मैं एक रॉड लेता हूँ, मान लो मैंने एक मेटल का रॉड ले लिया, लोहे का रॉड ले लिया या एल्यूमिनियम का रॉड ले लिया। उस लोहे के रॉड को, मेटल के रॉड का एक एंड जो है मैं इस आग में डाल देता हूँ और उसके बाद दूसरे एंड को पकड़ के रखता हूँ। तो आग के कांटेक्ट में ये वाला एंड तो है नहीं, सिर्फ ये वाला एंड है। धीरे धीरे आपको क्या फील होगा कि कुछ समय के बाद आपको ये वाला एंड भी गर्म लगने लग जाएगा, और उस वाले एंड को अगर आप टच किए हो तो कुछ समय के बाद आपको यहाँ पे गर्माहट महसूस होगी, आपको टेम्परेचर इसका बढ़ता हुआ नज़र आएगा। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपका हीट यहाँ तक पहुँच चुका है जो इसमें से निकल रहा है। तो हीट यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रांसफ़र हो चुका है। आप सिर्फ इस वाले एंड को हीट कर रहे हो, रॉड के इस वाले एंड को हीट कर रहे हो, लेकिन पूरा का पूरा रॉड जो है वो हीट हो चुका है। पूरे के पूरे रॉड को आपको एनर्जी मिल चुकी है। अब ये होता कैसे, बताओ? इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है कंडक्शन। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि आपका जो रॉड है वो कंडक्शन द्वारा हीट किया गया है। ये जो प्रोसेस है जिसके थ्रू हीट ट्रांसफ़र हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, उस प्रोसेस को हम यहाँ पे कंडक्शन बोलते हैं। अब देखो, कंडक्शन में होता क्या है। जैसे मान लो आपका रॉड है और ये सॉलिड है, इसके अंदर होंगे मॉलिक्यूल्स, इसके अंदर होंगे बहुत सारे पार्टिकल्स या बोल लो एटम्स। ये सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स है ये अपने जगह पे सॉलिड में वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, उनका मेन पोजीशन है, मेन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करते हैं। राइट। सॉलिड में बेसिकली आपका कंडक्शन होता है, याद रखना। लिक्विड और गैसेस के केस में क्या होता है वो आगे हम देखेंगे। फिलहाल मान के चलो, कंडक्शन का प्रोसेस जो होता है वो जनरली सॉलिड में होता है। अब सुनो, सॉलिड में सारे के सारे जो पार्टिकल्स है ये अपने जगह पे वाइब्रेट करते हैं, मॉलिक्यूल्स अपने जगह पे वाइब्रेट करते हैं। अगर मान लो मैं यहाँ पे इस एंड पे इसको हीट देता हूँ, हीट देने का मतलब है एनर्जी सप्लाई कर रहा हूँ। जब मैं एनर्जी सप्लाई करता हूँ तो ये सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स इसके पास हैं, इस हीट इस सोर्स के पास, हीट के सोर्स के पास, वो एनर्जी गेन करेंगे और ज़ोर से वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी अब बढ़ चुकी है। तो उनका वाइब्रेशन जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, वाइब्रेशंस का एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो ये अब दूसरे मॉलिक्यूल को टच करेगा, वाइब्रेट करते करते अपनी एनर्जी उसके अंदर ट्रांसफ़र कर देता है। जब वो अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करता है तो ये भी वाइब्रेट होना शुरू हो जाता है ज़ोर से, उसकी भी एनर्जी बढ़ जाती है। तो अब वो अगले वाले मॉलिक्यूल को एनर्जी ट्रांसफ़र कर देगा, वो भी अब ज़ोर से वाइब्रेट होकर दूसरे को टच करेगा और एनर्जी अब आगे की ओर ट्रांसफ़र कर देगा। इस तरह से एनर्जी ट्रांसफ़र करते करते आपका जो एनर्जी है वो यहाँ तक पहुँच जाता है, इस एंड तक। तो ये जो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल, एक जगह से दूसरे जगह तक, इसको हम कंडक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत है, यहाँ पे आपको मीडियम की ज़रूरत है,
जिससे आपका हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल तीसरे मॉलिक्यूल और तीसरा मॉलिक्यूल चौथे मॉलिक्यूल तक आपका हीट ट्रांसफ़र करता जाता है। और आप एक ही जगह पे कंटिन्यूसली हीट को सप्लाई कर रहे हो, लेकिन मॉलिक्यूल्स उसको ऐसे एक एक करके ट्रांसफ़र करके यहाँ तक पहुँचा दे रहा है। दिस इज कंडक्शन, राइट। सॉलिड्स में इस तरह से कंडक्शन होता है। अब अलग अलग सॉलिड में ये जो कंडक्शन है उसका प्रोसेस जो है वो अलग अलग लेवल पे होता है। किसी में कंडक्शन बहुत फास्ट होगा, किसी में कंडक्शन बहुत स्लो होगा, किसी में हीट अच्छे से कंडक्ट ही नहीं हो पाएगा। जिसमें हीट अच्छे से कंडक्ट नहीं हो पाता है, जैसे मान लो ये रॉड पत्थर का होता, तो आपको बड़ा समय लग जाता इस एंड को हीट करते करते पूरे रॉड को हीट करने में, क्योंकि पत्थर जो होता है उसका कंडक्शन हीट का बहुत अच्छा नहीं होता। तो हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं कि वो हीट का बैड कंडक्टर है। आपने सुना होगा बैड कंडक्टर ऑफ हीट या गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो वो हीट कंडक्ट नहीं कर पाता। वैसे ही ऐसे बहुत से ऑब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे जो बहुत अच्छा कंडक्शन नहीं कर पाता। ऐसे केस में अगर आप एक एंड को हीट करोगे तो बड़े मुश्किल से मॉलिक्यूल्स जो है वो दूसरे एंड तक या फिर दूसरे एरिया तक हीट को ले जा पाता है। लेकिन आपको पता है जो मेटल्स होता है वो मेटल्स के अंदर कंडक्शन हीट का बहुत ही फास्ट होता है। तो अगर आप एक एंड को हीट करोगे तो मॉलिक्यूल्स बहुत इजीली और जल्दी मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल हीट को ट्रांसफ़र कर देता है। तो कंडक्शन का प्रोसेस मेटल्स में जनरली देखा गया है कि वो बहुत फास्ट होता है, और इसलिए हम बोलते हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। समझ गए? ठीक है। बाकी जनरली आपका जो लिक्विड्स और गैसेस होता है दे आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। उस प्रोसेस में या जो लिक्विड्स और गैसेस है उनके अंदर हीट ट्रांसफ़र का प्रोसेस कुछ और होता है, किसी और तरीके से होता है। ठीक है। और उसके लिए हम देखेंगे कि अगला जो प्रोसेस है वो होता है कन्वेक्शन और रेडिएशन। पहले हम बात करते हैं कन्वेक्शन की। कन्वेक्शन ही वो प्रोसेस है जिसमें लिक्विड्स और गैसेस में आपका हीट जो है वो ट्रांसफ़र होता है। रेडिएशन एंटायरली डिफरेंट प्रोसेस है, रेडिएशन की बात हम बाद में करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं कन्वेक्शन की कि कन्वेक्शन में देखो क्या होता है। देखो यहाँ पे अगर मैं कन्वेक्शन की बात करूँ तो ये समझ में आ गया कंडक्शन। कन्वेक्शन की बात करता हूँ। जैसे मान लो पानी लिया मैंने, पानी को आपने उबालना चालू कर दिया या हीट देना शुरू कर दिया, तो आपको पता है कि आप सिर्फ इन सारे मॉलिक्यूल्स को हीट दे रहे हो क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स फिलहाल सोर्स के नज़दीक है और वो हीट गेन कर रहे हैं। मान लो ये हीट गेन कर रहा है और हीट गेन करते करते आपको पता है कि एक टाइम पे पूरा का पूरा पानी जो है वो गर्म हो जाता है। अगर आपको ये लगता है कि जैसे कंडक्शन हो रहा था वैसा ही पानी में भी कंडक्शन होगा, मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल हीट ट्रांसफ़र होता है, तो आप गलत हैं, क्योंकि लिक्विड के अंदर कंडक्शन नहीं हो पाता। तो फिर क्या क्या होता है कि इसको हीट देने पर पूरा का पूरा पानी गर्म हो जाता है। आपने पानी को उबलते हुए देखा होगा, इसमें एक्चुअली में कन्वेक्शन के रूप में जो हीट है वो ट्रांसफ़र होता है। अब इस कन्वेक्शन प्रोसेस में होता क्या है वो थोड़ा ध्यान से समझना। अब इसमें देखो होता क्या है कि जैसे ये मॉलिक्यूल्स इसने क्या किया, हीट गेन किया, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और हीट गेन करने पर होता क्या है कि वो एक्सपैंड हो जाता है। जब भी आप किसी लिक्विड को या किसी भी चीज़ को अगर आप हीट करते हो तो वो एक्सपैंड होता है, मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलती है और वो एक्सपैंड हो जाता है, और एक्सपैंड होने की वजह से उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। इस नीचे वाले पार्ट का जो वाटर का पार्ट है इसकी डेंसिटी हो जाती है कम, और उसके ऊपर वाले पार्ट को अब तक जहाँ पे हीट नहीं मिला है उसकी डेंसिटी वैसे ही रहती है। तो यहाँ पे अब नीचे वाला वाटर उसका डेंसिटी होता है कम, ऊपर वाले का डेंसिटी होता है ज़्यादा। कम इसलिए हुआ क्योंकि वो हीट गेन करके एक्सपैंड हो गया। अब आपको पता है कि दो लिक्विड है, दो लिक्विड में अगर जिसकी डेंसिटी कम होती है वो हमेशा ऊपर तैरता है, और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो नीचे सेटल डाउन होता है। होता क्या है, क्योंकि इस लिक्विड की डेंसिटी कम है तो ये सारे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स चले जाएंगे ऊपर, सबसे टॉप पे। हाँ, ऐसे इस तरह से मूव होता है, वो टॉप पे चले जाते हैं। अब इसकी जगह कौन ले लेगा, ये वाला लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो हायर डेंसिटी का था वो नीचे आके सेटल हो जाएगा। चलो बढ़िया है। अब उसके बाद फिर तुम्हारा हीट तो चल रहा है ना, तो तुमने क्या किया बताओ, तुमने अब ये वाले मॉलिक्यूल्स को हीट करना चालू कर दिया, क्योंकि ये वाले मॉलिक्यूल्स अब ऊपर में जो थे वो नीचे आ गया, और जब ये सेटल डाउन होगा तो आपका तो हीटिंग चालू है ना। अब ये वाले मॉलिक्यूल्स आपके हीट गेन करेंगे। अगेन ये वाले मॉलिक्यूल्स जब हीट गेन करेंगे
तो फिर से वो एक्सपैंड हो जाएगा, उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, और ऊपर वाले के कंपैरिजन में उसकी डेंसिटी कम है तो ये फिर ऊपर चला जाएगा, और फिर ऊपर का जो लिक्विड है वो नीचे आ जाएगा, और फिर आप क्या करोगे, उसको हीट दोगे, फिर वो एक्सपैंड होगा, ऊपर जाएगा, और फिर वापस इसके इसके जगह पे फिर ऊपर का मॉलिक्यूल नीचे आ जाएगा, और फिर आप उसको हीट करो, एक्सपैंड होगा, ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, और इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है। आपके पूरे के पूरे लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स है वो कॉन्स्टेंटली मोशन में रहते हैं, और ये क्लोज्ड मोशन में होता है, मतलब इस तरह से सर्कल्स में घूमते रहता है। ये ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, ये ऊपर जाता है, ऊपर का नीचे आता है, नीचे का ऊपर जाता है, ऊपर का नीचे आता है। इस तरह के मोशन को हम लोग बोलते हैं करंट। और क्योंकि ये जो प्रोसेस है, जो प्रोसेस से ये हीट हो रहा है पूरा का पूरा वाटर, इस प्रोसेस को बोला जाता है कन्वेक्शन। इस मोशन को बोला जाता है करंट, इस प्रोसेस को बोला जाता है कन्वेक्शन, और ये जो पूरा मोशन है वाटर का ऊपर नीचे का, इसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन करंट। यहाँ पे भाई कन्वेक्शन करंट आ चुका है, समझे। तो जनरली जब आप लिक्विड और गैस को हीट करते हो किसी एक पार्ट पे, तो उसमें कन्वेक्शन करंट आ जाता है, क्योंकि जहाँ पे आप हीट कर रहे हो वो एक्सपैंड होगा, और वो वहाँ से हट जाएगा, और उसकी जगह पे जो हायर या हैवियर मॉलिक्यूल्स है या हैवियर वाटर का पार्ट है वो उसको उसका जगह ले लेगा। फिर आप उसको हीट करोगे, वो फिर वहाँ से हट जाएगा, फिर जो दूसरे मॉलिक्यूल्स है उसका जगह ले लेगा, और इस तरह से ये कन्वेक्शन करंट चलता रहता है, और आपका पूरा का पूरा वाटर यहाँ पे गर्म हो जाता है। अगेन यहाँ पे आपको मॉलिक्यूल्स चाहिए, और मॉलिक्यूल्स एक्चुअली में मूव करते रहते हैं कन्वेक्शन करंट में। देखो जहाँ तक कंडक्शन की बात है, तो कंडक्शन में कोई मॉलिक्यूल्स अपना जगह छोड़ता नहीं है, अपनी जगह पे ही रहता है, अपना जगह नहीं छोड़ता है, बल्कि क्या करता है, वो बस वाइब्रेट करता है, वाइब्रेट करके एनर्जी को ट्रांसफर करते रहता है। लेकिन कन्वेक्शन में क्या होता है कि मॉलिक्यूल अपना जगह छोड़ के निकल लेता है, और उसके जगह पे दूसरा मॉलिक्यूल अपना जगह छोड़ के आ जाता है। तो मॉलिक्यूल्स का एक्चुअल में मोशन होता है इसके अंदर, कन्वेक्शन करंट में, सॉरी कन्वेक्शन वाले प्रोसेस में मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स एक्चुअली में अपनी जगह से मूव करके कहीं और चले जाते हैं, और ये कंटिन्यूस मोशन को ही हम कन्वेक्शन बोलते हैं या कन्वेक्शन करंट बोलते हैं। इस तरह से आपका पानी गर्म होता है, आपका चाय गर्म होता है। इवन अगर सपोज करो आप एयर में हीट दे रहे हो एयर को, या किसी गैस को गर्म कर रहे हो, तो गैस में भी एग्जैक्टली यही प्रोसेस होता है, समझे। तो जैसे मान लो ये यहाँ पे आग जल रही है, तो आपको पता है इसके ऊपर ही कन्वेक्शन करंट जो है वो चालू हो जाएगा। तो ये कन्वेक्शन करंट की वजह से इधर का जो अगल बगल का पूरा गैस है वो एकदम गर्म हो जाता है, दैट गेट्स हीटेड बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन करंट। तो कन्वेक्शन करंट आपका इस्टेब्लिश हो जाता है इवन एयर में भी, समझे। तो ये तो बात होगी आपके कन्वेक्शन की। और लास्ट तरीका है यहाँ पे, दैट इज रेडिएशन। रेडिएशन का मतलब क्या है, और रेडिएशन से कैसे हीट ट्रांसफ़र होता है वो हम देखते हैं। देखो हम लोग को पता है कि हम जो हीट अल्टीमेटली रिसीव करते हैं वो सन से रिसीव करते हैं। सन से हीट हमारे पास आता है, अर्थ पे आता है, और वो हीट ही हम रिसीव करते हैं और यूज़ करते हैं उसका। पर आप लोगों को पता है कि ये जो सन है और अर्थ है, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाद सन तक पूरा का पूरा वैक्यूम होता है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर का वैक्यूम है। उस वैक्यूम में ये एनर्जी ट्रांसफ़र होकर हमारे पास आता है। अब यहाँ पे तुम देखोगे कि अगर मैं कंडक्शन और कन्वेक्शन की बात करूँ तो दोनों ही केस में आपके पास मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। कंडक्शन में मॉलिक्यूल्स ही हीट आगे ट्रांसफ़र करता जाता है, बस वाइब्रेट करते करते। कन्वेक्शन में भी क्या होता है, मॉलिक्यूल्स घूम फिर के कन्वेक्शन करंट बना के और फिर हीट को ट्रांसफ़र करता है, और पूरा वाटर जो है वो हीट मिल जाता है पूरे वाटर को मॉलिक्यूल्स के मोशन की वजह से। लेकिन हम लोग को पता है कि सन और अर्थ के एटमॉस्फेयर तक पूरा का पूरा वैक्यूम है जिसमें कोई मॉलिक्यूल्स नहीं है, और स्टिल आपका हीट जो है वो सन से अर्थ तक आ जाता है वैक्यूम में ट्रैवल करके। तो ये जो हीट ट्रैवल करता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ट्रैवल करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में आप बाद में पढ़ोगे, यहाँ पे फ़िलहाल मैं बस ये बता दूँ कि एक टाइप का वेव है जो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है, जिसको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं, पार्टिकल्स की ज़रूरत नहीं है ट्रैवल करने के लिए, समझे। तो ये जो वेव्स है स्पेशल काइंड ऑफ वेव्स है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है, और वो चेंज होते रहता है टाइम टू टाइम।
तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाला जो वेव है दैट इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसके फॉर्म में जब आप हीट डायरेक्टली रिसीव करते हो किसी सोर्स से, बिना किसी मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत है यहाँ पे, और ना ही किसी पार्टिकल्स की ज़रूरत है, ना ही किसी मीडियम की ज़रूरत है, डायरेक्ट सोर्स से जब आपके पास हीट आ जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन। ठीक है। इनफैक्ट हमारा बॉडी या इस दुनिया में जितने भी बॉडीज़ है वो किसी न किसी हर एक टेम्परेचर पे कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएट कर रहा है। मतलब मेरे बॉडी से, आपके बॉडी से, या यहाँ जो कोई भी आपको बॉडी दिखता है आपके अराउंड, वो सब कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बाहर निकाल रहे हैं। तो हम बोलते हैं बॉडी जो है वो रेडिएशन बाहर निकाल रहे हैं। या इनफैक्ट क्योंकि ये जो है हीट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो हम इसको थर्मल रेडिएशन बोलते हैं। और ये थर्मल रेडिएशन बॉडी से कितना बाहर निकल रहा है ये डिपेंड करता है कि बॉडी का कितना टेम्परेचर है। अगर बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, जैसे आपका चाय है, चाय बहुत गर्म है, तो उसमें से काफ़ी ज़्यादा थर्मल रेडिएशन बाहर निकलेगा। थर्मल रेडिएशन बाहर निकलने का मतलब है कि हीट बाहर निकल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में जब हीट बाहर आता है किसी ऑब्जेक्ट से और डायरेक्टली कहीं भी वो ट्रांसफ़र हो जाता है बिना किसी मीडियम के रिक्वायरमेंट के, बिना किसी पार्टिकल्स के रिक्वायरमेंट के, तब हम उसको बोलते हैं कि ये जो हीट ट्रांसफ़र है, डायरेक्ट हीट ट्रांसफ़र, ये रेडिएशन है, या फिर रेडिएशन के थ्रू हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। और इस रेडिएशन को हम लोग यहाँ पे थर्मल रेडिएशन बोलेंगे। हर बॉडी थर्मली रेडिएट करता है, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएट करता है। कितना करेगा वो डिपेंड करता है उसके टेम्परेचर पर। समझ गया? तो हमको जो हीट मिल रहा है सन से, वो किसी कंडक्शन या कन्वेक्शन की वजह से नहीं मिल रहा है, क्योंकि बीच में पूरा वैक्यूम है। वो डायरेक्ट हीट रिसीव कर रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में, और ये ट्रांसफर ऑफ हीट कहलाता है रेडिएशन। समझ गए? तो तीन टाइप का आपके पास हीट ट्रांसफर यहाँ पे आपने देखा, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। इसको अगर एक एग्जाम्पल से समझो तो जैसे मान लो अगर एक क्लास है, 100 बच्चों की क्लास है, और वो एक एक बेंच पे ऐसे बैठे हैं और पूरी लाइन से यहाँ पे आपके पास बेंचेस है जिसमें बच्चों को बिठा रखा है। तो आप ये मान के चलो कि मॉलिक्यूल्स है, या फिर ये जो इंसान है इसको अब हीट चाहिए और मुझे हीट ट्रांसफ़र करना है इस एंड से दूसरे एंड तक। तो हम हीट ट्रांसफ़र कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के फॉर्म में करते हैं। यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र जो है वो हम मान के चलते हैं कि मेरे पास बहुत सारा बुक्स रखा हुआ है और मुझे बुक्स इन सबको बांटना है या फिर ट्रांसफ़र करना है। अब ये जो बुक ट्रांसफ़र करने का प्रोसेस है उसमें हम कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के तरीके से बुक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बुक ट्रांसफ़र कर रहा हूँ इसका मतलब मैं हीट ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। अब इसमें तीन तरीके से मैं हीट ट्रांसफ़र कर सकता हूँ या फिर बुक को आगे भेज सकता हूँ। जैसे मैंने क्या कहा कि देखो आगे जो बच्चा बैठा हुआ है उसको मैंने बुक्स उठा के दे दिया और उससे बोला कि तुम एक काम करो, पीछे वाले बच्चे को ट्रांसफ़र करो, बुक को भेज दो उसके पास। पीछे वाले बच्चा क्या करेगा, उसी बुक को फिर वापस पीछे भेज देगा और कंटिन्यूसली वो क्या होगा, बुक पीछे पीछे जाते रहेगा। आपने एग्ज़ाम्स के टाइम पे टीचर्स कई बार करते हैं, जो क्वेश्चन का आंसर शीट होता है वो एक बच्चे को आगे वाले बच्चे को दे देता है, अब वो पीछे पीछे ट्रांसफ़र करते जाते हैं बच्चे, और फाइनली कुछ टाइम के बाद सारे के सारे बच्चे के पास वो क्वेश्चन पेपर पहुंच जाता है, सारे के सारे बच्चे के पास बुक पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से जो हीट ट्रांसफ़र हुआ है इसको हम बोलेंगे कंडक्शन। ठीक है। एक और तरीका है, हम बोलेंगे कन्वेक्शन की बात करते हैं। अब इसमें देखो क्या होगा, मैं क्या बोलूँगा कि इसमें थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम होगा, वैसे ये किया नहीं जाता है लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे पहले वाले बच्चे को बोलूँगा एक काम करो, ये पेपर लो या फिर बुक लो, जिसको बुक मिला वो पीछे चला जाएगा और बाकी सारे बच्चे क्या करेंगे, एक एक करके आगे आ जाएंगे। एक काम करते हैं, बेंच हटा देते हैं और सबको लाइन से खड़ा कर देते हैं। ये सही रहेगा ना? मैंने बच्चे को बोला कि ले भाई बुक ले, और जिसको बुक मिला वो पीछे चला जाएगा सबसे लास्ट में, और फिर बाकी सारे बच्चे फिर आगे आ जाएंगे। जिसको बुक मिलता है वो सबसे पीछे चला जाएगा, बाकी सारे बच्चे थोड़े थोड़े आगे आ जाएंगे। फिर दूसरे बच्चे को मैं बुक देता हूँ, वो फिर सबसे पीछे चला जाएगा, फिर सारे बच्चे आगे आ जाएंगे। और इस तरीके से धीरे धीरे करके क्या होगा, कुछ समय के बाद सारे बच्चों तक बुक पहुँच जाएगा, सारे बच्चे तक, सारे मॉलिक्यूल्स तक आपका हीट पहुँच चुका है ना। ये वाला पार्ट जो है इसको हम बोलेंगे कन्वेक्शन, और यहाँ पे एक कन्वेक्शन करंट इस्टेब्लिश हो गया। ये हो गई बात कन्वेक्शन की। ठीक है।
रेडिएशन में डायरेक्ट बच्चों के पास मैं बुक फेंक दूंगा, जहाँ जहाँ बच्चे बैठे रहेंगे यहाँ से डायरेक्ट मैं बुक फेंकूंगा, ये भाई तुम लो, ये तुम लो, बीच में कोई रहे ना रहे, मान लो 4 बच्चे कोने में पड़े हुए वहाँ पे, बीच में कोई नहीं है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से बुक फेंकूंगा उसके पास और बुक चला जाएगा। वैसे ऐसा बुक फेंकना नहीं चाहिए, गलत चीज़ है वो, पर मैं बस एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो इससे क्या हुआ, बीच में कुछ रहे या ना रहे, मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स, या वो बच्चे हैं या नहीं है, मैंने हीट डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स।